Hello everyone, this is my 6th PPT presentation by पवन तिवारी। यूनिट है हमारी 5th नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ और उसका टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने VSD देखा था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इट मीन्स एसाइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के जो दो टाइप थे, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के दो टाइप्स थे, एसाइनोटिक और साइनोटिक। तो एसाइनोटिक वाले जो टाइप्स थे उन्हें हम 1 बाय 1 करके पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ASD पढ़ लिया, VSD पढ़ लिया। अब जो हमारा एसाइनोटिक का नेक्स्ट है वो है PDA। तो आज हम पढ़ेंगे एसाइनोटिक का एक टाइप PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। अब इस टाइप को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में ये जो डक्टस आर्टरियोसस लिख रखा है, पेटेंट को आप हटा दीजिए, सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, डक्टस आर्टरियोसस। अब ये जो डक्टस आर्टरियोसस होता है ये कब प्रेजेंट होता है, इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। देखिए, दो सिचुएशन हमारे सामने हैं, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, जन्म से पहले और जन्म के बाद। बिफोर बर्थ जो बेबी है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, जो कि मदर के यूट्रस के अंदर है, उसकी इंट्रायूट्राइन लाइफ है, उसके अंदर फीटल सर्कुलेशन अलग टाइप का होता है। और जब बेबी का बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो जिस बच्चे का जन्म होता है उसका सर्कुलेशन अलग होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले अगर हम सर्कुलेशंस के टाइप देखें तो दो टाइप्स के सर्कुलेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, बिफोर बर्थ फीटल सर्कुलेशन और आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न सर्कुलेशन। दो टाइप के सर्कुलेशन हो गए। यानी जो बच्चा यूट्राइन लाइफ में है, मदर के यूट्रस में है, उसका सर्कुलेशन अलग है, और जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होगा, बर्थ होगा, उसका सर्कुलेशन अलग है। तो हमारे पास एक तरीके से दो सर्कुलेशन के टाइप हो गए, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, जन्म से पहले जन्म के बाद। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये जो डक्टस आर्टरियोसस है, केवल डक्टस आर्टरियोसस एक्चुअली ये है क्या। तो अगर हम सिचुएशन देखें बिफोर बर्थ यानी जन्म के पहले, तो जन्म के पहले की सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉट अबनॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। यानी इस डायग्राम में आपको यहाँ पर साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि जो आर्च ऑफ अरोटा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये अरोटा और ये वाला जो हिस्सा है यानी पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि हमें देखने को मिलता है कब, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में। और इस नॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि अरोटा के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। इसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये यहाँ पर ये जो अरोटा है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये कब की कंडीशन हुई, बिफोर बर्थ, जब बेबी कहां पर है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में है। कौन सा सर्कुलेशन चल रहा है, फीटल सर्कुलेशन चल रहा है। अब ये फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हमारा सिर्फ मेन फोकस है ये डक्टस आर्टरियोसस क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच बिफोर बर्थ एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, एक नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है
जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। और ये जो नॉर्मल ओपनिंग है ये बिफोर बर्थ ही बेबी के अंदर प्रेजेंट होती है, आफ्टर बर्थ ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। यानी जन्म के बाद ये जो आप देख रहे हो डक्टस आर्टरियोसस, जन्म के बाद ये क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। अब हमने ये तो समझ लिया कि डक्टस आर्टरियोसस क्या चीज़ है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो वर्ड आ रहा है इसमें पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस, तो हमें ये डक्टस आर्टरियोसस समझ में आ गया। अब हमें इस वर्ड का मीनिंग देखना है सिर्फ पैटेंट। ये पैटेंट क्या होता है? देखिए पैटेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी भी आर्टरी या किसी भी वेन के लिए पैटेंट वर्ड का मीनिंग ये है कि लगातार उसकी ओपनिंग एज इट इज बने रहे, यानी उसके अंदर से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो लगातार होता रहे, ब्लड उस आर्टरी से लगातार बहता रहे या ब्लड उस आर्टरी से लगातार पास आउट होता रहे। तो पैटेंट का मतलब यह है कि जो आर्टरी की ओपनिंग है वो लगातार एज इट इज वैसी की वैसी बनी रहे और उससे जो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है वो रेगुलर होता रहे। ये दूसरी कंडीशन में हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमेशा आर्टरी में वैसोडाइलेशन ही रहना चाहिए, आर्टरी में किसी भी प्रकार का कोई वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो वहाँ से ब्लड पास आउट नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड पास आउट नहीं हो पाएगा तो उसकी पेटेंसी नॉर्मल नहीं है, यानी उसकी नॉर्मल ओपनिंग नहीं है। लेकिन पेटेंसी नॉर्मल है, पैटेंट है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वैसोडाइलेशन है और वहाँ से नॉर्मली ब्लड पास आउट हो रहा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। अब ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली कि जन्म के पहले यानी बिफोर बर्थ इसकी ओपनिंग रहेगी, इंट्रायूटेरल लाइफ में ये ओपन रहेगा, लेकिन जैसे ही जन्म होता है जन्म के बाद ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट क्या है, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। आफ्टर बर्थ यानी जन्म होने के बाद भी बेबी के अंदर ये डक्टस आर्टरियोसस अगर क्लोज नहीं होता है, अगर बंद नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। यानी जिस डक्टस आर्टरियोसस को जन्म के बाद बंद हो जाना चाहिए था वो बंद नहीं हुआ है, वो ओपन है, पैटेंट है, पैटेंट का मतलब ओपन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस, कि जन्म के बाद भी डक्टस आर्टरियोसस ओपन है, जिसे हम कहेंगे पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। और यहाँ पर पैटेंट का मतलब है ओपनिंग, कि डक्टस आर्टरियोसस की जो ओपनिंग है वो जन्म के बाद भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस, PDA। किसका टाइप है, एसाइनोटिक का एक टाइप है PDA, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। अब इसके आगे हम देखते हैं कि बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ बेबी का सर्कुलेशन कैसे होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ बेबी का सर्कुलेशन कैसे होता है, और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि डक्टस आर्टरियोसस की प्रेजेंस कहाँ है, इसका रोल क्या है, बिफोर बर्थ इसका क्या रोल है, आफ्टर बर्थ इसका क्या रोल है, कब ये क्लोज हो जाना चाहिए, तो इन सब के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको, PDA को। तो हम स्टार्ट करते हैं PDA। देखिए ये एक सिंपल सा डायग्राम है हार्ट का। जितने भी टॉपिक्स में हार्ट के डायग्राम आएंगे वो ऐसे आएंगे सिंपल से, जिसमें आपको हार्ट इजी गोइंग समझ में आएगा। यहाँ पर आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर आपको पहले भी बता रखा है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो आगे जाती है किसमें, लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाने के बाद यहाँ से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर यहाँ पर आती है अपनी 4 पल्मोनरी वेन्स, और 4 पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लास्ट में लंग्स के नीचे क्या मेंशन कर दिया है, लंग्स के नीचे जस्ट मेंशन किया है 4 पल्मोनरी वेन, और जो कहाँ पर आती है अपनी लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
अब लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी, यहाँ से 4 पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी, यानी जो ब्लड है उसको ड्रेन कर देगी किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद आता है हमारा एरोटा। एरोटा आगे जाता है किसमें, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड का। और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज तक पहुंच जाता है, और जो टिश्यूज की जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, यानी O2 जो है टिश्यू में चल जाती है, और जो CO2 है वो वापस ब्लड में आ जाती है। और इस CO2 वाले ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस बॉडी से लेकर आने का काम किसका है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। नीचे के पार्ट से इंफीरियर वेना कावा लेकर आती है और अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लाती है। ये दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाके किसमें डालते हैं, राइट एट्रियम में। फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। फिर वो लंग्स में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीनेटेड होता है। उसके बाद 4 पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाके डालती है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद फिर वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी में जाने के बाद सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा वापस डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है उसको लाकर किसमें खाली ड्रेन करती है, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल पाथवे है, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले बच्चे के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जन्म के पहले हार्ट की स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हार्ट की स्ट्रक्चर में कुछ नॉर्मल चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वो नॉर्मल चीज़ें क्या क्या हैं, देखिए। एक तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में ये एक ओपनिंग प्रेजेंट है, जिससे हम कहेंगे नॉर्मल ओपनिंग। अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ओपनिंग है, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवल, ठीक है, FO फोरामेन ओवल। ये एक नॉर्मल ओपनिंग है जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है। ये हो गई एक चीज। उसके बाद आपको ये दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और ये दिख रहा है आपको अरोटा। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं DA। DA का मतलब है डक्टस आर्टरियोसस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्टस आर्टरियोसस। FO को मतलब फोरामेन ओवल, AO जो है एरोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और PA जो है पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। तो सबसे पहले आप ये देखिए कंडीशन कब की चल रही है, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले। इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी का फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, अलग होता है। अलग कैसे होता है उसे समझने के लिए हम पहले देख रहे हैं हार्ट की स्ट्रक्चर। तो उसमें हमें 2 नॉर्मल ओपनिंग मिली। एक तो हुआ फोरामिन ओवल, यानी नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ये किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। बिफोर बर्थ फोरामिन ओवल प्रेजेंट होता है और डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है। डक्टस आर्टरियोसस कम्युनिकेशन है पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में, और फोरामिन ओवल कम्युनिकेशन है जो प्रेजेंट है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अब हमको ये देखना है कि ये 2 नॉर्मल जो ओपनिंग्स हैं वो तो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना है कि बेबी का सर्कुलेशन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम नॉर्मली देखें, अगर एक सिंपल सा सर्कुलेशन हम देखें, अगर हम सर्कुलेशन को देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो है, ये मान के चलो कि जो ब्लड लेके आ रही है वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी याद रखना, ये नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं है, ये सर्कुलेशन डिफरेंट है, ये फीटल सर्कुलेशन है। बिफोर बर्थ, जब बेबी कहाँ पर है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है, वहाँ पर बेबी का सर्कुलेशन अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर भी क्या है, अलग है। यहाँ पर 2 ओपनिंग मैंने आपको बता दी नॉर्मली, फोरामिन ओवल और डक्टस आर्टरियोसस। तो ये मान के चलिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रही है वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा जो है कौन सा ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन बिफोर बर्थ फीटल सर्कुलेशन में सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा लेकर आती है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो आप एक स्टेप और पीछे जाइए। मदर का प्लेजेंटा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बेबी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड पूरा कौन करता है, मदर का प्लेजेंटा। यानी सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है उसको भेजने की जिम्मेदारी किसकी है, मदर के प्लेजेंटा की। प्लेजेंटा के थ्रू जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से जो है CO2 वापस प्लेजेंटा, यहाँ से जो प्लेजेंटा है CO2 को रिसीव कर लेता है और ऑक्सीजन जो है प्लेजेंटा के थ्रू वापस आती है सुपीरियर वेना कावा में इंफीरियर वेना कावा में। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। उसके बाद ये मान के चलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा दो जगह, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये मत भूलिए यहाँ पर एक ओपनिंग भी प्रेजेंट है, कौन सी, फोरामेन ओवल। तो ब्लड दो जगह जाएगा, एक तो लेफ्ट एट्रियम में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ आने वाला भी ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा कौन सा ब्लड ला रही है, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से दो जगह जाएगा लेफ्ट एट्रियम में और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा वो आगे नॉर्मल सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद एरोटा में, और एरोटा से चल जाएगा किसमें, पूरी बॉडी के अंदर। और फिर बॉडी से आगे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा उस ब्लड को ले जाएगी किसमें, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा नहीं, पहले जो आर्टरीज हैं वो उस ब्लड को लेके चल जाएगी किसके अंदर, प्लेजेंटा के अंदर, और प्लेजेंटा उस ब्लड को कर देगा ऑक्सीजनेटेड। और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लेकर आएगी किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, और वापस ये ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इधर से जो ब्लड जा रहा है ये तो हमने देख लिया, जो कि पूरी बॉडी में चला जाएगा। बट मैंने आपको बताया है कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल प्रेजेंट है। अब जब ये ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो पल्मोनरी आर्टरी से ये आगे जाना चाहिए किसमें, लंग्स में। लेकिन बिफोर बर्थ हमेशा याद रखिए लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल, यानी लंग्स अभी एक्टिवेट नहीं है। तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा तो 4 पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर नहीं जा पाएगी। जब बेबी के जो लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल रहेंगे तो जो बेबी का जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा लंग्स के थ्रू, यानी लंग्स जो है वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिफोर बर्थ लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल। अब ब्लड यहाँ पर आया तो उसे पता लगा कि ब्लड जो लंग्स है वो तो क्या है, बंद है, नॉन फंक्शनल है, तो ब्लड यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक क्रॉस कर रखा है, ब्लड यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है नॉर्मल एनाटॉमी जो है बच्चे की, उसके अंदर यहाँ पर एक नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। और इस डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट होगी, और राइट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से आके और राइट टू लेफ्ट शंटिंग करके सीधा किस में आ जाएगा, अरोटा में, और अरोटा से ही पूरा ब्लड किस में चल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। इस जंक्शन पे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। लेकिन यहाँ से आने वाला ब्लड और यहाँ से आने वाला ब्लड और ये जो मिक्सिंग हो रही है ब्लड, ये सारी कैसी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्योंकि यहाँ से आने वाला ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ से आने वाला ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड है। यहाँ आने वाला ब्लड डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू राइट टू लेफ्ट शंटिंग हुई, यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट शंटिंग हुई,
और पूरा ब्लड किस में आ गया, एरोटा में, और एरोटा से ये ब्लड किस में चल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल, एक्टिवेट नहीं है, तो ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए एक नॉर्मली अपन बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच, जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। इसके थ्रू ब्लड सीधा किस में आ जाएगा, एरोटा में, एरोटा से बॉडी, और बॉडी से फिर ये ब्लड जाएगा आर्टरीज के थ्रू प्लेजेंटा में, मदर के प्लेजेंटा के अंदर। मदर का प्लेजेंटा जो है वो O2 और CO2 का एक्सचेंज कर देगा, और वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, यहाँ पर ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हो गया, और यहाँ से जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वापस किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम, उसके बाद फिर वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, और इधर से जो है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी और उसके थ्रू डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू सीधा एरोटा में चल जाएगा, आगे लंग्स में नहीं जाएगा क्योंकि लंग्स जो हैं वो कैसे हैं, नॉन फंक्शनल। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, बिफोर बर्थ ब्लड की शंटिंग हो रही है कैसे, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर उस हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर वाली बात को ध्यान में मत रखना क्योंकि यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर अलग है, लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है। तो ये नॉर्मल जब बेबी का बर्थ होता है तब से अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हार्ट की होगी तो वहाँ पर वो वाली चीज़ काम करेगी, यानी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर कम रहेगा। लेकिन बिफोर बर्थ कंडीशन में याद रखो कि जो ब्लड की शंटिंग है वो राइट टू लेफ्ट होती है, फोरामिन ओवल नॉर्मल ओपनिंग है, डक्टस आर्टरियोसस नॉर्मल ओपनिंग है, और पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा के बीच जो शंटिंग होगी वो भी कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। लंग्स नॉन फंक्शनल है, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए ब्लड सीधा इसके थ्रू एरोटा में आ जाएगा। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम बिफोर बर्थ प्लेजेंटा का है, प्लेजेंटा के थ्रू ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसके बाद ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में आता है, और फिर ये आगे कंटिन्यूस सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ब्लड सर्कुलेशन। बट ये जो कंडीशन है कब की है, बिफोर बर्थ, यानी बेबी कहाँ पर है, मदर के यूट्रस में है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ उसकी चल रही है, उस समय का ये सर्कुलेशन है। अब ये कंडीशन थी बिफोर बर्थ। अब हम कंडीशन देखेंगे आफ्टर बर्थ। ये कंडीशन हुई बिफोर बर्थ की, यानी जन्म से पहले कैसे सर्कुलेशन होता है। लेकिन अब जो कंडीशन हम देखने जा रहे हैं वो है हमारी आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये हमारा डायग्राम है आफ्टर बर्थ। इसमें आप देख सकते हैं बिफोर बर्थ क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है। लेकिन अब यहां से आप देखिए, जैसे ही बेबी का जन्म होता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, तो ये मान के चलिए जब बेबी फर्स्ट क्राई करता है यानी पहली बार रोता है, जैसे ही बेबी पहली बार रोता है और बेबी के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होती है। ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, पहले यहाँ पे देखिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कौन सा ब्लड ला रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कौन सा ब्लड ला रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी। और ये कहाँ से ला रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लेजेंटा से। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो अम्लाइकल कॉर्ड को कटिंग कर दिया जाता है, अम्लाइकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और बच्चे को और प्लेजेंटा को यानी फीटस को और प्लेजेंटा को कनेक्ट करने के लिए एक कॉर्ड होती है जिसे हम कहते हैं अम्लाइकल कॉर्ड, जो कि बिफोर बर्थ बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करती है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हम उस अम्लाइकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। अम्लाइकल कॉर्ड को कट करने का मतलब है कि प्लेजेंटा से बच्चे का जो कनेक्शन था वो क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। और हमने आपको ये चीज पहले ही बता रखी है कि प्लेजेंटा का रोल क्या है,
बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का। यानी ये मान के चलो कि यहाँ पर जो प्लेजेंटा था उससे आपने जो बेबी का कनेक्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो अब नहीं आ पा रहा है, वो अब नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, वो अब राइट एट्रियम के अंदर नहीं आ रहा है। जब ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड नहीं आएगा तो इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा और इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। जब इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, तो पूरी बॉडी आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन की एकदम से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो बॉडी के अंदर O2 डिमांड बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही O2 डिमांड बढ़ती है और बेबी जन्म लेता है और जब फर्स्ट क्रैक करता है तो O2 डिमांड जैसे ही बढ़ती है तो ये मान के चलो लंग्स की उस समय क्या होती है, ओपनिंग होती है। और जैसे ही लंग्स की ओपनिंग होती है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से आने वाला ब्लड, सीधा ब्लड किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आने वाला भी कुछ ब्लड, क्योंकि अब जो है प्लेजेंटा से कनेक्शन ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर जो है प्रेशर क्या है, हायर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आने वाला कुछ ब्लड भी किसमें जाता है, सीधा पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि लंग्स ओपन हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बाद में क्या होता है, आफ्टर बर्थ यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है, तो यहाँ का कुछ ब्लड सीधा इधर आता है और जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है वो भी पल्मोनरी आर्टरी में आता है। यहाँ पर पावर बनता है किसका, ब्लड का पावर। ये पावरफुल ब्लड सीधा किस में जाता है, लंग्स में। लंग्स से ये ब्लड किस में जाएगा, 4 पल्मोनरी वेन में। वहाँ पर जो ब्लड है लंग्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और 4 पल्मोनरी जो वेन्स है नॉर्मल सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड को किस में लाएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और जैसे ही फर्स्ट ब्लड यहाँ आएगा फोर्सफुल, इसकी हो जाएगी क्लोजिंग, फोरामिन होल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लड जाएगा आगे आरोटा में, और जब ये आगे ब्लड जाएगा तो अब ये ब्लड इधर से इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि जन्म के 10 से 15 घंटे बाद इसकी भी क्लोजिंग हो जाती है। यानी डक्टस आर्टेरियोसस भी जन्म के 10 से 15 घंटे बाद क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाता है तो इसका नाम होता है लिगमेंटम आर्टेरियोसम। इसको हम कहते थे बिफोर बर्थ डक्टस आर्टेरियोसस, लेकिन जन्म के 10 से 15 घंटे बाद ये अपने आप क्लोज हो जाता है, यानी यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, लिगमेंटम आर्टेरियोसस या लिगमेंटम आर्टेरियोसम। जब ये क्लोज हो जाएगा तो सीधा ब्लड किस में जाएगा, अरोटा, अरोटा से बॉडी और बॉडी से वापस राइट एट्रियम में, और नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं बिफोर बर्थ जो 2 नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट थी, कौन कौन सी, फोरामिन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस, वो जन्म के बाद अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि प्लेजेंटा से जो हार्ट का कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है, लंग्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा जो ब्लड है अरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में आता है, वो फोर्सफुल पूरा ब्लड किस में आता है, लंग्स में, तो लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये एक्टिवेट लंग्स आगे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम, और पूरा ब्लड किस में आता है अपना, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर जब फोर्सफुल ब्लड आता है सबसे पहले क्लोजिंग होती है किसकी, फोरामिन ओवल की, और उसके बाद ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, और अरोटा से पूरी बॉडी में जाता है। और यहीं पर 10 से 15 घंटे के अंदर डक्टस आर्टेरियोसस भी क्लोज हो जाता है, और उसके क्लोज होने के बाद इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, लिगमेंटम आर्टेरियोसम। तो ये जो कंडीशन थी ये थी हमारी आफ्टर बर्थ। अब अगर जन्म के बाद भी
ये डक्टस आर्टरियोसस ओपन रह जाता है, ये कम्युनिकेशन ओपन रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। यानी जन्म के बाद भी जो डक्टस आर्टरियोसस है वो क्लोज नहीं हुआ, दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ओपन है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। तो ये दो सर्कुलेशन हो गए, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। यहां पर जो है आपको कम्युनिकेशन बता रहा है, नॉर्मल कम्युनिकेशन, ये अपना अरोटा है और ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। यहां पर आपको दो चीज बता रहा है, जो अपना डक्टस आर्टरियोसस होता है ये किस तरीके से क्लोज होता है। देखिए जन्म के बाद क्या होता है, O2 की डिमांड बढ़ती है, यानी O2 की एकदम से क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। O2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और प्रोस्टाग्लैंडियंस क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडियंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दो सिचुएशंस हमको देखने को मिलती है।